MPSE 001 इकाई 2 भारतीय विदेश नीति के अध्ययन की उपागम अप्रोच। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में जो अध्ययन के जो उपागम अपनाए जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित साहित्य की बात अगर हम करें तो कई उपागम पर यह निर्भर करता है, आधारित है। और अगर हम जहाँ परंपरागत उपागम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यथार्थवाद, नव-यथार्थवाद, अंतर्निर्भरता, जटिल अंतर्निर्भरता आदि उपागमों की चर्चा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन सारे उपागमों की जड़ भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो यह आंतरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रकृति के अनुसार है और यह इसके केंद्र में हमारे ऐतिहासिक अनुभव चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि यहाँ प्रभावित करती है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे भारतीय नेताओं के विचार, उनकी आदर्श, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं को यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि भारतीय विदेश नीति को समझने में यदि हम किसी खास उपागम को चर्चा करें तो हम पूरी व्यापकता के साथ इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का निर्माण और संचालन एक जटिल परिवेश के संदर्भ में हमें दिखता है। इस देश की मूल सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ तत्कालीन परिस्थिति का छाप पड़ता है। नीति निर्माता और जो कार्यवाहक प्रधान थे उनके सैद्धांतिक धरातल पर सब कुछ निर्भर किया। हालांकि हम यह भी कह सकते हैं कि कई विभिन्न उपागम के अंतर्गत जो सिद्धांत, जो आदर्श, जो प्रक्रिया, जो साधन जो अपनाए जाते हैं उन शक्तियों पर हम विस्तृत दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति सिर्फ प्रतिक्रिया मात्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं होती है, बल्कि यहाँ के विदेश नीति के जो कारक निर्भर करते हैं, फिर भौगोलिक परिस्थिति, जो जनसांख्यिकी परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व क्षमता, इन सबों के साथ साथ भारत ने निरंतर अपनी उत्साही वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है, अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, अपने उत्तरदायित्व को समझा है और वैश्विक परिस्थिति में जब कभी अपनी भूमिका का नैतिकता के परिवेश में मानवता के धरातल पर दिखाने का प्रयास हुआ है, भारत ने इसे किया है, इसे अमल में लाया है। यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम के कई उपागम की चर्चा करते हैं। यथार्थवाद, जटिल नव यथार्थवाद और नई विश्व व्यवस्था में भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही है, कैसे अस्थिर रही है, कैसे बदल रही है और नेहरूवादी प्रभाव किस हद तक पड़ा भारतीय विदेश नीति पर और आज भी किस रूप में उसे देखा जा रहा है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। 2.2 भारतीय विदेश नीति के राजनीतिक यथार्थवाद एवं जटिल नव यथार्थवाद उपागम। हम जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर भारतीय युद्ध नीतिज्ञों पर भी यथार्थवादी प्रभाव पड़ा है। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय नेताओं ने यथार्थवादी दृष्टि को नहीं समझा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी उसके बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने, विदेश नीति निर्माताओं ने यथार्थवादी उपागम के तहत काम किया। और हमें जानते हैं कि सैनिक हो या राजनयिक दूत वर्ग हो, नौकरशाही हो, राजनीतिक वर्ग हो, मीडिया हो, जो नीति विशेषज्ञ हो, जो कोई विदेश नीति से संगठन से संबंधित रखते हैं तकनीकी कर्ता के रूप में, वो सारे के सारे भारतीय विदेश नीति के निर्माण में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। और इन्हीं सबों के बदौलत भारतीय विदेश नीति बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वयं को उस अनुरूप ढाला है और अपनी महत्ता, अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित की है। हालांकि यह भी सही है कि भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में सैनिक शासन का जैसी जो वर्चस्व होता है वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है, नौकरशाही की भी नहीं दिखती है, राजनीतिक वर्ग का सीधा साधा नहीं दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें प्रभावी है और स्पष्ट रूप से किसी एक पर केंद्रित हम नहीं है यह बात हालांकि हम कह सकते हैं। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के बाद जो अवधारणा
दृष्टिगोचर होती है। ये सिर्फ़ किसी एक वर्ग, एक विशेष क्षेत्र में रखकर इसे हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद व्यापार बढ़ा और व्यापार बढ़ने से विभिन्न देशों के संबंध बढ़े। अब जो जनता से जनता के बीच संबंध बढ़े, सरकार से सरकार के बीच संबंध बढ़े और कई प्रकार की प्रक्रियाओं में इज़ाफ़ा हुआ। विदेश नीति एवं कूटनीति के स्तर पर जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो कहीं न कहीं विशिष्ट लोग ही होते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं। हालाँकि युद्ध नीति के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक यथार्थवाद होती है, उसी के अंतर्गत ही ये लोग काम करते हैं। और युद्ध नीतिज्ञ जो होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं और वे हर एक दृष्टि से अनुभवी होते हैं, उस टीम में उसी लोगों को लिया जाता है। और ऐसा इसलिए भी कि व्यावहारिक स्तर पर जो समस्याएँ उत्पन्न होती है, उससे वे कैसे निपटने में सक्षम होते हैं, उसके अनुकूल उसका जो अनुभव होता है, वो यहाँ पर लाभ देते हैं और युद्ध नीतिज्ञ समूह तरह तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। कहने का आशय है कि उस समय तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकता होती है, उस अनुरूप वे निर्णय लेते हैं। और इसके विपरीत एक युद्ध नीतिक समूह होते हैं जो विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए अपने जो जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, वो जो उसके लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, इससे वे वाकिफ होते हैं, इससे वे अवगत होते हैं। आप जानते हैं कि यथार्थवाद शक्ति को मानता है। जो संबंध होता है, ये जानता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही कुछ भी उपाय किए जाते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और वहाँ प्रत्येक राज्य अपना-अपना ही राष्ट्रीय हित देखता है। वहाँ पर स्वार्थपरक ढंग से काम किया जाता है। वहीं अगर हम यथार्थवाद के साथ-साथ नव यथार्थवादी उपागम के संदर्भ में देखें, तो यह भी राजनीतिक सर्वोच्चता को हालाँकि स्वीकारती है, लेकिन इन सबों के साथ-साथ इनका यह मानना है कि सिर्फ संघर्ष की ही बातें नहीं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था है और वहाँ पर जो कि राज्य के हितों की पूर्ति करती है। राज्य के बाहर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, इसके साथ आंतरिक रूप से भी राष्ट्रीय एकता की बात होती है। कई तरह के अन्य लक्ष्य भी हमें निर्धारित करने पड़ते हैं यहाँ पर और कई एक घटक होते हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रभावित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय नीति से जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए होते हैं। कई तरह के अन्य अभिकरण भी होते हैं जो कि यहाँ पर पूर्ति करते हैं, आर्थिक लक्ष्य की बात हो या अन्य किसी संगठन की बात हो। यहाँ पर हालाँकि तृतीय विश्व की के क्षेत्र के अंतर्गत जो नेतृत्व हो रही है, जो भारत के क्षेत्र, भारत की महत्ता जो बढ़ रही है, इसके अनुरूप राष्ट्र राज्य के बीच भारत ने एक अलग विशिष्ट स्थान पाया है। यह भी एक नव यथार्थवादी उपागम का स्वरूप हम कह सकते हैं। यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य हो या नव यथार्थवादी। आप इतना समझ सकते हैं कि भारत राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे माना गया, अपनाया गया, इसके लिए हर एक प्रकार की नीति को अपनाया गया है। समय के साथ पहले यथार्थवादी दृष्टिकोण था, उसके बाद नव यथार्थवादी उपागम को अपनाया गया। और हालाँकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हित को वरीयता दी जाती है। राष्ट्रीय हित के बाद ही किसी भी प्रकार के हित को देखा जाता है और यहाँ पर जो राजनीतिक होते हैं, युद्धनीतिज्ञ चिंतक होते हैं, जो योजनाओं के मार्गदर्शक होते हैं, वे सभी इसी बिंदु के तहत लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं। सुरक्षा की राजनीतिक शब्दावली की व्याख्या की गई है और राजनीतिक शब्दावली के अंतर्गत यह भी माना जाता है कि भौतिक एवं सैन्य दृष्टिकोण से सुरक्षित राष्ट्रीय राज्य जब हमारा रहेगा, तभी हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व रह सकता है, तभी हमारा राष्ट्रीय एकता अखंडित रह सकती है, हमारा समाज एकता में रह सकता है और हम सामाजिक कल्याण की बात सोच सकते हैं। भारत के संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि विदेशी प्रभुत्व जिस तरह रहा है और उपनिवेशवाद के जिस तरह हम लोग शिकार रहे हैं और इस के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य
कहीं न कहीं व्यापक रूप में देखे गए हैं, इस ओर ध्यान दिया भी गया है। और यदि हम इतिहास की तरफ देखें, तो हम जब-जब आपसी कमज़ोरी की तरफ रहे, राज्यतंत्र आपस में विखंडित रहा, संघर्ष करते रहे, तब तक विदेशी आक्रांता को ज़्यादा मौका मिला और वे विदेशी प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित कर सके, उसके शासन के हम लोग शिकार हो गए। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अंतर्राज्य व्यवस्था है। सभी राज्य मिलकर, सभी देश मिलकर एक व्यवस्था चलाते हैं। इन सबों के साथ-साथ गैर राज्य एवं परार राज्य की भी उपस्थिति होती है। गैर राज्य क्या हुआ और परार राज्य क्या हुआ? तो गैर राज्य एक वैसे राज्य को कहते हैं, एक वैसे व्यक्ति के रूप में होते हैं, वैसे संस्था के रूप में होते हैं, जो कि राज्य से संबंधित तो नहीं होते हैं, किंतु उनका राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक प्रभाव वो वहाँ पर स्थापित करते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके पास शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, सामाजिक शक्ति होती है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि गैर राज्य की भी राज्य के साथ-साथ गैर राज्य की भी उपस्थिति होती है और परार राज्य मतलब दूसरे राज्य का भी यहाँ पर नि नीति चलती है। वे भी अपनी नीति मनवा लेते हैं, चाहे वे अपनी आर्थिक प्रभाव दिखाकर ही ऐसा क्यों ना करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सब चीज़ है, वैधानिक नैतिक मानदंड भी है। इन सब के बावजूद कहीं न कहीं विश्व की बड़ी शक्तियाँ ही कई एक राज्य को प्रभावित करती है। राज्य वो एक भौगोलिक इकाई के रूप में होती है, इसे हम जानते हैं। लेकिन गैर राज्य कोई भौगोलिक इकाई के रूप में निश्चित नहीं होती है। इसके बावजूद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करते हैं। ये कई रूप में आपको दिखते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन के रूप में दिखती है आपको। संयुक्त राष्ट्र को हम इसका एक उदाहरण मान सकते हैं। नाटो संगठन को इसका उदाहरण मान सकते हैं। यूरोपीय संघ को इसका उदाहरण मान सकते हैं और तो और आतंकवादी संगठन को भी इसका उदाहरण हम मान सकते हैं कि ये लोग, ये संस्थाएँ दूसरे राज्य में, दूसरे राष्ट्र के साथ उसको अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें प्रभावित करती है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि राज्य जब युद्ध की बात करे या कूटनीति की बात करे या व्यापार की बात करे या दोस्ती की बात करे, किससे करना है, किससे नहीं करना जब तो यहाँ पर गैर राज्य की भी एक भूमिका होती है, वे भी प्रभावी रूप में नज़र आते हैं यहाँ पर। और आज तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसके व्यापक रूप देखने को मिलते हैं आपको। एनजीओ जैसी बातें तो होती ही है, वहीं मल्टीनेशनल कंपनियों की बात होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी आज प्रभावित करती है। उसके आर्थिक व्यापार इतने व्यापक होते हैं कि आपने देखा कि उदारीकरण के बाद किस तरह मार्केट खोल दिए गए और वे आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पर प्रभावित करते हैं। मीडिया जगत भी प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी स्तर की मीडिया होती है, बीबीसी, सीएनएन वे लोग भी प्रभावित करते हैं। धार्मिक संस्थाओं को भी हम इसका उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। कोई मिशनरी है, वे धार्मिक हस्तक्षेप करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, जो भी करते हैं, तो यहाँ पर वे भी कहीं न कहीं गैर राज्य के रूप में प्रभावित करते हैं, अपनी भूमिका स्थापित करते हैं। और कोई व्यापार परिषद होता है, जैसे कि भारत-अमेरिका व्यापार परिषद है, तो यहाँ पर इसकी भी एक भूमिका होती है, जो कि भारत-अमेरिका संबंध को अच्छा कर रही है या किसी भी देश के साथ ऐसी बातें होती है, तो वहाँ पर ये सारे भी प्रभावित करते हैं और अंतर सरकारी स्तर पर भी होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्व बैंक के रूप में होते हैं और ये लोग कहीं न कहीं विश्व की बड़ी शक्तियों को प्रभावित करती है, जो कि आम जनता को सीधे समझ में नहीं आती है। नव नव यथार्थवादी स्वरूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हालाँकि हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की भूमिका गैर राज्य नहीं ले सकता है। अगर हम उसको इतना अधिकार सौंप देंगे, तो यह कहीं न कहीं राज्य की संदर्भ में विवादास्पद बातें उत्पन्न हो जाएगी। ये अलग बात है कि राज्य कई प्रकार की मूलभूत निर्णय लेते हैं, नीति बनाते हैं, युद्ध की बात हो, कूटनीति की बात हो, मित्रता की बात हो, व्यापार की बात हो, किसी भी प्रकार की रोज़गार की नीति, कोई भी प्रकार की बात हो तो वहाँ पर राज्य उसकी स्थान नहीं, वो प्रभावित करता है, ये अलग बात है। और राज्य की शक्ति तो एक केंद्रित भूमिका में होती ही है। वहीं अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो यह एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देखी जा रही है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी गिनती की जा रही है और वहीं विदेश नीति को भी और अधिक मजबूत करने की दिशा में
लोग सोच रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। कुछ इस तरह की जियोपॉलिटिक्स बनती जा रही है कि आज भारत की अवहेलना किसी के लिए संभव नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो। भारत को पूर्णतः इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह भी बात है कि इसके अंदर में कहीं न कहीं भारत का बढ़ता लोकतांत्रिक परिवेश, भारत की उदारवादी नीति, भारत का विशाल बाज़ार, ये सब भी महत्व रखता है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इनकी जो छवि रही है, कभी आक्रामकता की नहीं रही है, साम्राज्यवादी नहीं रही है और आज सैन्य तंत्र पर भी प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम हो, मिसाइल कार्यक्रम हो, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम हो या वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धि की बात हो या असैनिक नियंत्रण के अधीन ही कोई बात हम क्यों ना करें। तो यहाँ पर भी न भारत ने एक सक्षम नेतृत्व का परिचय दिया है। विशाल पेशेवर लोग यहाँ मिलते हैं। आज आउटसोर्सिंग के तहत काम किया जा रहा है। यहाँ के लोग विदेशी राष्ट्रों में जाकर के अपना एक पैठ जमा रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या समस्या तो दिखती है, लेकिन यही जनसंख्या शैक्षिक प्रतिभावान जनसंख्या कहीं न कहीं एक संसाधन के रूप में भी है और आज दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में भारत को देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसी बातें होती है जो भारत को एक विशेष स्थिति दिलाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत को एक ताकत दिलाती है। यही कारण है कि रूस-यूक्रेन के युद्ध में भारतीय लोगों को रूस और यूक्रेन दोनों ने जाने दिया। इसको नहीं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात क्यों ना हो, तो भारत शांतिपूर्वक दोनों से समस्या समाधान की बात करता है। भारत ने कभी किसी विशेष इस पक्ष लेने की बात नहीं की, किसी कोई विशेष जैसे नाटो देश का सदस्य, तो इस तरह का कोई ठप्पा भारत पर कभी नहीं लगा है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के कारण सरकारें, विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें बदल जाती है, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है। जो सततता, जो वो निरंतरता में परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हम नेहरू काल को देखें, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद अपनी एक क्षमता को दिखाया था और अपनी कूटनीति से विदेश नीति की छाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब छोड़ी थी। आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन बनाने के साथ-साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति को इस स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया कि वो किसी गुट में शामिल नहीं होने वाले। अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाते हुए हर एक राष्ट्रों से सहायता ली, सेवा ली और किसी के पक्ष में नहीं गई। वहीं उसी के आगे अगर हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व के काल को देखें, तो उन्होंने भी अपनी सैन्य शक्ति का निरंतर विस्तार जारी रखा। परमाणु परीक्षण अपने कार्यकाल में किया। बांग्लादेश के जन्म के समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया। आयरन लेडी मैन के रूप में प्रसिद्धि पाई। वहीं उसके बाद 90 का दशक जब देखते हैं, तो उदारवाद का जब दशक होता है, तो वहाँ पर भी संयुक्त मोर्चा की सरकारें हमको देखने को मिलती है, कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देखने को मिलती है, यूपीए, एनडीए। तो हर एक काल में विदेश नीति क्रमशः कहीं न कहीं क्षमतावान होती गई, विकसित होती गई और यह एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाती रही, जो कि आज भी निरंतर गतिशील है। 11 और 13 मई 1998 को वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण किया गया और यद्यपि कि कुछ विकसित राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, इन सब के बावजूद भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी शांति की नीति की पक्षधारिता को अपनाया, अपनी इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि इसका उपयोग हमेशा शांति के लिए किया जाएगा, कभी भी अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाएगा। इन सब बातों के मद्देनजर भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक उत्तरदायित्व समझने वाले राष्ट्र के रूप में, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर समझा जा रहा है। क्या किसी प्रकार का पैक्स इंडिका संभव है? पैक्स इंडिका का अर्थ हुआ कि भारत क्या इतना डोमिनेट करेगा, इतना वर्चस्वशाली हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि दूसरे कई देशों पर अपना अधीनस्थ स्थापित करेगा? क्या सबों के सामने अपना धौंस जमाएगा? तो इस संदर्भ में कई तरह की बातें हमें दिखती है कि भारत ने हालाँकि ऐसा अपना कभी परिचय नहीं दिया है, चाहे वह पड़ोस का देश हो या वैश्विक स्तर की कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण कहीं देखने को मिला हो। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें, 1960 के दशक की बात करें, वो हालाँकि पंचशील समझौते में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 60 के दशक में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया और
चीन के युद्ध के बाद तो समझ लिया गया कि अपनी नीति को एक सुस्पष्ट धार देनी पड़ेगी और उस समय हालाँकि ऐसी भी बातें हो रही थी कि रूस एवं चीन को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। ये दोनों शक्तिशाली देश हैं। वहीं 80 के दशक में यथार्थवादियों ने भी महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने भारत को क्षेत्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। लेकिन दक्षिण ऐसा कभी नहीं चाहा कि वह अन्य देशों पर वर्चस्व स्थापित करे, बल्कि भारतीय नीति नियामकों की युद्ध नियामकों की भूमिका यह रही कि वे दक्षिण एशिया के देश में अग्रणी रूप में अपना स्थान स्थापित करे। एक आधिपत्य के रूप में नहीं, एक तानाशाही के रूप में नहीं। और सोवियत संघ के विघटन की स्थिति होती है जब शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। उस दृष्टिकोण के बाद इस बात को और बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ने भी भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में इसे स्वीकारा। हालांकि सोवियत संघ के बढ़ते कम होते शक्ति संगठन के कारण चीन भी एक उभरती हुई शक्ति थी। उसके बाद कई एक कारण रहे कि भारत को काउंटर के लिए, भारत को संतुलन के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर भी अन्य राष्ट्रों ने उभारना चाहा कि इसे भी एक शक्तिशाली बनाना चाहा और भारतीय ने अपने को उस अनुरूप स्वयं को ढाला, उससे उतना लाभ लिया और अपनी स्थिति मजबूत की। कई प्रकार की परिवर्तन हुए। सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार के परिवर्तन को लाया और 1990 के दशक के बाद की बात करते हैं तो हम भारतीय विदेश नीति, परमाणु अस्त्रों का सफल परीक्षण हुआ, दूर तक मार करने वाली कई प्रक्षेपास्त्र प्रणाली विकसित हुई और इन सबों के बाद हम कह सकते हैं, देखते हैं कि एक बड़ी शक्ति के रूप में हालांकि अभी भारत को शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह उस 90 का दशक एक मार्ग जरूर प्रशस्त कर दिया बड़ी शक्ति के रूप में शुमार होने के लिए। हम ये देखते हैं कि 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद, यद्यपि कि भारत चीन युद्ध में सीमा संघर्ष हो गया, चीन संघर्ष समाप्ति हो गई थी, लेकिन सीमा विवाद हो गया और चीन के आक्रमण के बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकारा गया कि यह एक अस्थाई सत्य है कि भारत का एक ही प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी पड़ोसी प्रतिद्वंदी के रूप में है और कभी न कभी इन देशों के साथ युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान का विद्वेष जम्मू कश्मीर के ऊपर तो है ही, वहीं शीत युद्ध के दौरान भी इसी संदर्भ के तहत भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की थी। आपने देखा था कि 1971 में सोवियत संघ ने भारत का सहायता भी किया और वहीं चीन, दक्षिण एशिया में चीन एक उभरती हुई शक्ति थी, सैन्य शक्ति के रूप में या आर्थिक शक्ति के रूप में। अपने एशिया प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में उनकी बढ़ती शक्ति कहीं न कहीं एक तरफा शक्ति थी और संतुलित थी। वहीं भारत की बढ़ती शक्ति ने एक तरह से संतुलन बनने का काम किया है और अगर ऐसा नहीं हो, भारत ने अपनी शक्ति को विस्तारित नहीं किया होता तो चीन और ज़्यादा मनमानी करता। चीन का असंतुलित प्रभाव देखने को मिलता। हालाँकि हम यह भी आज देख रहे हैं कि भारत की विशाल जनसंख्या चीन के बाद दूसरी है। वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी स्थिर है और बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। इन सब के बावजूद 10 लाख से अधिक सुरक्षा बल हमारे यहाँ है और 1998 के बाद जिस तरह परमाणु परीक्षण किए गए तो वहाँ पर से स्पष्ट हो गया कि भारत का दुश्मन, शत्रु न केवल पाकिस्तान है बल्कि चीन भी है। और आपने डोकलाम के समय भी देखा कि किस तरह भारतीय भूभाग को चीनी सेनाओं ने जबरदस्ती अपने भूभाग में मिलाना चाहा, उसको अपना हिस्सा करा देना चाहा, लेकिन मोदी सरकार और की नीति और सैन्य क्षमता अपनी ऐसी है कि उनको वह वापस लौटना पड़ा। एक वहाँ पर विवाद हो गई थी, एक छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन हिंसा की स्थिति अवश्य बन गई थी। कई सैनिक भी हमारे हताहत हुए थे, दोनों तरफ से हुए थे, लेकिन दोनों सीमा विवाद की स्थिति असंतुलित रूप में ही दिखी।
हालाँकि कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि भारत की बढ़ती शक्ति जब और अधिक बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं आज जो चीन अपना दबदबा दिखाना चाहता है, तो चीन बैलेंस में आएगा। वह शत्रु क न के रूप में न होकर मित्र राष्ट्र के रूप में भी हो सकता है। चीन की सैन्य चुनौती का प्रतिकार करने की स्थिति में भारत जब बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, भारत की परमाणु क्षमता को जब मान्यता मिल जाता है, तो फिर परमा कहीं न कहीं हो सकता है कि भारत की स्थिति को चीन स्वीकार ले और दोनों मिलकर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई रणनीति, नई सिरे से काम करे, दक्षिण एशिया का वर्चस्व स्थापित हो, ऐसी भी कुछ बातें कुछ यथार्थवादी विचारक मानते आए हैं। हालाँकि प्रतियोगी सुरक्षा उपागम का एक कथन यह भी है कि हमारे प्रतिद्वंदी की ओर सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। हालाँकि पाकिस्तान के संदर्भ में यथार्थवादियों को समझने में कुछ वक़्त ज़रूर लगा। विदेश नीति के विश्लेषक को समय और ऊर्जा दोनों लगा है। यहाँ पर इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि ऐसी भी भावना आई कि हमारा पड़ोस जैसे अगर पाकिस्तान ही है तो सुरक्षित और लोकतांत्रिक परिस्थिति यदि वहाँ निर्माण होता है, तो वह भी भारत के ही राष्ट्रीय हित में ही है। अगर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान निरंकुश व्यवस्था हो जाती है, एक उद्यत शासन व्यवस्था हो जाती है, भारत से बैर रखने वाला हो जाता है, असहिष्णु पाकिस्तान हो जाता है, तो यह भी भारत पाकिस्तान में संबंध में हमेशा खाई ही उत्पन्न करेगी। वहीं यदि वो अच्छा होता है तो हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे होंगे। यदि वे आतंकवादी नीति पर चलते ही हैं, तो ज़ाहिर है इससे भारत को ही नुकसान होगा। और यही कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब पश्चिमी गुट में चला गया था शीत युद्ध में, तो कहीं न कहीं शीत युद्ध को उसने भारत की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया था। भारत ना चाहते हुए भी शीत युद्ध के मुहाने तक पहुँच गया था। और हालाँकि उस समय भी भारत ने एक अत्यंत ही कुशलता से, अपनी दक्षता से, अपनी अच्छी कूटनीति का परिचय देते हुए खुद को शीत युद्ध से हमेशा ही अलग रखा। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखा, सैन्य हित की दृष्टि से देखा और वहाँ पर सोवियत संघ के विरुद्ध एक बचाव के रूप में भी देखा। सोवियत संघ द्वारा जब अरब सागर और हिंद महासागर में जब हस्तक्षेप उसका बढ़ा तो उन्होंने उसको उसके लिए पाकिस्तान का उसका काट खोजा और पाकिस्तान ने शीत की युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अपनी हित का परिचय दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान में दोस्ती घोषित किया गया और एकदम अग्रिम पंक्ति के रूप में पाकिस्तान को अमेरिका ने रखा था कि इसका अपने ज़रूरत के मुताबिक सैन्य इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं हम यह भी देखते हैं कि 1978 में 1978 में सोवियत संघ ने जब अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो फिर वहाँ अमेरिका ने वही किया, पाकिस्तान को आगे कर दिया और पूर्वी एवं पश्चिमी महायुद्ध हुआ कहीं न कहीं और वहाँ पर पाकिस्तान को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह मुजाहिदीन को धन एवं हथियार देने का काम करता था। आपने 11 सितंबर 2001 की घटना सुनी होगी, जब अमेरिका में अब तक के आतंकवादी हमले हुए थे विशाल रूप में। इसके पहले अमेरिका पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। उसके 110 मंजिली ट्विन टावर को गिरा दिया गया था। पेंटागन पर जहाँ रक्षा संबंधी मामले देखे जाते हैं, वहाँ पर हमला किया गया था और इस हमले के बाद पुनः अमेरिका ने पाकिस्तान का ही यूज़ किया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, पाकिस्तान को आगे किया और आतंकवादी पर नकेल कसने के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान पर ही नकेल कसा। यह भी देखने को मिला और अंततः आपने यह भी देखा कि ओसामा बिन लादेन जो कि उसके मुख्य आरोपी थे, उसे पाकिस्तान के ही एटाबाबाद में मारा गया था। और इस तरह यहाँ पर अगर हम पश्चिमी देश और मध्य एशियाई क्षेत्रों के खनिज और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को ही वे लोग प्रवेश द्वार मानते हैं और भारतीय विदेश एवं सुरक्षा नीति निर्माताओं ने कभी इस धारणा पर गौर नहीं किया कि अमेरिका की शक्ति का भी उपहास हो सकता है और जो कि शीत युद्ध के दौरान नव यथार्थवादियों में यह बात प्रचलित था। चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरी भी भारत को हमेशा सताती है और आप देखते हैं कि एक ओर जहाँ पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं, वहीं चीन से भी संबंध अच्छे नहीं है और चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं। और आज भी पाकिस्तान में चीन
सड़क बना रहा है, वहाँ वही पीओके जो भारत का कश्मीर था, वो पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ पर से वो अपना रोड ले जा रहा है बलूचिस्तान तक। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान चीन में दोस्ती आज हालाँकि नई बात नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन अलग-थलग पड़ गया था, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने चीन की सहायता की थी। चीन उसका भरोसे का साथी है और चीन भी गुप्त रूप से पाकिस्तान को हमेशा सहायता करते रहा है। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को मदद देना हो या भारत विरोधी संबंधों की बात हो। तो यहाँ पर हालाँकि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी की बातें हो, दोनों के बीच संबंध अच्छे हो, लेकिन कई एक ऐसे मसले हैं जो कि जिस पर कि पाकिस्तान से भारत बड़ा पड़ जाता है। जैसे कि भारत का विशाल क्षेत्र की बात हो, जनसंख्या की बात हो, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो, सैन्य क्षमता हो, तो यह पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। हालाँकि यह इससे पाकिस्तान से भारत से कोई विशेष ऐसी बातें नहीं है कि भारत अगर बड़ा है तो उस पे हस्तक्षेप करता है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उस भारत का यह बड़ापन, भारत की यह विशेषता उसके लिए घातक है। ये अलग बात है कि भारत ने अभी तक ऐसी कोई बातें, कोई विचार, कोई योजना, कोई साम्राज्यवादी नीति जैसी कोई बातें अंतर्राष्ट्रीय जगत में, चाहे वो पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, उसके प्रति कभी भी अमल में नहीं लाया है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है और यह कहीं न कहीं संबंधों के बीच खटास उत्पन्न करता है, कटुता उत्पन्न करती है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देखें तो जम्मू-कश्मीर जैसे विवाद को पाकिस्तान ने हमेशा हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और इसीलिए यथार्थवादियों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा रहना चाहिए, विरोधी नहीं रहना चाहिए और यदि पाकिस्तान के साथ विरोध वाला संबंध रहेगा तो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की सीमा पार से जम्मू कश्मीर की बात हो या पूर्वोत्तर राज्य में हो, आतंकवादियों की मदद करता है और इन सबके साथ साथ कई घरेलू समस्याएं भी उत्पन्न करता है। लेकिन हम यह भी देखते हैं यथार्थवादियों ने कि यह शंका तो जरूर रही कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे किए जाए भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। लेकिन हमने यह भी देखा कि पाकिस्तान के साथ संबंध तो जैसे कि तैसे रहे, समय पर कटु भी होते रहे, लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर की समस्या को भी समाधान किया और आतंकवादियों को भी एक हद तक तोड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखकर भी। तो इस तरह नव यथार्थवादी भावना यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि एक ही मत मान्यता हमेशा चलती है। आज भारत ने पाकिस्तान में को दरकिनार करके भी, उसकी बात की पूर्णतः अवहेलना करके भी, अपनी शांति की नीति पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति कर दी है। एक कठोर शासक, एक वर्षों की भारतीय लोगों की जो इच्छा थी, उसे इन्होंने अमल में लाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि बदलते परिवेश में किस तरह घटनाएं बदलती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बदलते हैं। MPSC 001 इकाई 2.3 के अंतर्गत हम लोग भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत अंतर्निर्भरता, जिसे हम परस्पर निर्भरता भी कहते हैं, तो अंतर्निर्भरता तथा जटिल अंतर्निर्भरता पर विचार, इस उपागम के संदर्भ में हम लोग अभी बात करते हैं। एक प्रचलित मान्यता है कि भारत के घरेलू कारक जो होते हैं वह विदेश नीति की प्राथमिकताओं को तय करते हैं। दोनों के बीच संबंध है, घरेलू महत्व की चीज और विदेश नीति के संदर्भ में एक संबंध है दोनों के बीच। और राजनीतिक सैनिक सुरक्षा से संबंधित सोच भी थोड़ी पहले कहीं न कहीं एक संकीर्ण दायरे में सिमटी हुई थी, गतिहीन जैसी दिखती थी। जैसे कि 1990 के दशक के दौर में देखें तो उस समय कहा जाता था कि भारत की विदेश नीति राजनीतिक अस्थिरता एवं विचारधारा की अनिश्चितता से गुजर रही है। इस संदर्भ में कि देश की आंतरिक स्थिति जैसी है वो इसका असर सीधे विदेश नीति पर पड़ता है और यही कारण है कि इसका बाह्य रूप से जो है उचित साधन कैसा होगा, इसके लक्ष्य क्या होंगे, तो कहीं न कहीं अगर आंतरिक रूप से हम डगमगाते हैं तो विदेश नीति भी वो अस्थिर जैसी होती है। हालाँकि हम यह भी देखते हैं कि यह लगातार हमेशा महसूस किया जाता रहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिर्फ़ एक दूसरे देश से ही संबंधित नहीं है। यह सिर्फ़ अंतर्राज्य व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि इससे कई मायने में काफ़ी अधिक व्यापक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें कई प्रकार के राज्य तो आते ही हैं, गैर राज्य भी आ जाते हैं और पराराज्य आते हैं। इसके संदर्भ में जो पात्र से जुड़े हुए होते हैं, वे भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं और जिसके अंतर्गत जैसे परा
राष्ट्रीय निगम, पराराष्ट्रीय निगम और गैर सरकारी संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान आते हैं। आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने विदेश नीति को बनाने में या किसी देश के साथ संबंध स्थापित करने के संदर्भ में कई प्रकार के कारक होते हैं जो कि वहाँ पर प्रभाव डालते हैं, आपकी नीति को प्रभावित करते हैं। वे एक तरह से कहीं न कहीं पराराज्य के रूप में होते हैं और या सामाजिक पात्र के रूप में हो सकते हैं, गैर सरकारी पात्र के रूप में हो सकते हैं और इन सबों के साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर भी ये प्रभाव डालते हैं। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जैसे कि आईएमएफ है, वित्त संस्थान है, वर्ल्ड बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बड़ी ही अंतर्निर्भरता रूप से, परस्पर निर्भरता के रूप से जुड़े हुए हैं, दिखते हैं, होते हैं, अपनी प्रासंगिकता भी यहाँ पर साबित करते हैं। हालाँकि आज की तारीख में वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में देखें तो सुरक्षा का दायरा काफ़ी बदल गया है, काफ़ी व्यापक हो गया। आज ये कह सकते हैं कि सुरक्षा किसी भी देश के लिए सिर्फ़ सैनिक पहलू के रूप में ही नहीं देखा जा सकता। सिर्फ़ राजनीतिक सुरक्षा ही इसका एकमात्र पहलू नहीं हो सकता। अगर हम राजनीतिक और सैनिक सुरक्षा तक ही इसे रख कर देखते हैं तो यह कहीं न कहीं एक संकीर्ण परिभाषा होगी और गतिहीन-सा भी कि ठहर गया है, ठहराव हो गया, ऐसी बातें नहीं हो सकती है। बल्कि आज सुरक्षा का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण प्रदूषण, सीमा पार विस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की परिस्थिति, अपराध, गैर कानूनी तरीके से पूंजी का हस्तांतरण, दक्षिणी देशों में बढ़ती गरीबी, उत्तर एवं दक्षिण देशों के बीच बढ़ती आमदनी का अंतर, अमीर देश और गरीब देश के बीच की बढ़ती खाई, पर्यावरण संकट, आर्थिक संकट, सामाजिक सुरक्षा जैसी बातें, संप्रभुता की बातें, डिजिटल संप्रभुता जैसी बातें, आज अनेक ऐसे कारक हैं जो देश को एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता हो करने के लिए विवश कर रहे हैं। आज ऐसी शक्तियों से महाशक्तियाँ भी जूझ रही है और समस्त विश्व की चुनौती का सामना सभी देशों को करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ एक ही देश इसके शिकार हो रहे हैं और यह अंतर्निर्भरता बहुत दुर्विनीय है और इस नई चुनौती का सामना करने के लिए अंतर्राज्य सहयोग तथा पराराज्य गतिविधियों की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ राज्य की ही नहीं बल्कि जो इससे इतर जो पात्र अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, उसकी भी भूमिका स्थापित की जाती है। आप इसे एक उदाहरण से यह भी समझ सकते हैं कि बढ़ती कैसे महाशक्तियाँ भी आज तरह-तरह की चुनौती से जूझ रहा है, जैसे कि आतंकवाद की परिस्थिति है। आतंकवाद से भारत वर्षों से पीड़ित रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा यह बात उठाते रहा है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं जब 110 मंजिली टावर को गिरा दिया गया तब उन्होंने आतंकवाद का नासुर को समझा कि आतंकवाद कितनी खतरनाक चीज़ें होती है। तब भारत के भी बातों को उन्होंने महत्व देना स्टार्ट किया और आप जानते हैं कि आतंकवाद जैसे कि कभी वो पाकिस्तान के सहारे फैला रहा था, खुद फिर वैसी पाकिस्तान के सहारे वो आतंकवाद को समाप्त करना चाहा, पाकिस्तान पर भी इसके लिए दबाव बनाने लगा। तो कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि आज कोई देश सिर्फ़ कोई तरह की समस्या है, तो वह सिर्फ़ देश विशेष तक के लिए ही सीमित रहकर नहीं देखा जाता है, बल्कि यह परस्पर निर्भरता की स्थिति हो जाती है। यह दायरा काफ़ी बढ़ते जाता है, जैसे कि आपने कोरोना काल में एक उदाहरण देखा कि कोरोना चीन से फैला लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया और ऐसी बात नहीं है कि इसके शिकार सिर्फ़ एक ही देश हुए और कई देश इसके शिकार हुए, दुनिया इसके शिकार हुए, बल्कि हर देश इससे प्रभावित हुए। हम जानते हैं कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और शीत युद्ध के पश्चात उसके बाद पूरे देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं बहुमंडलीकरण को बढ़ावा मिला। आर्थिक एकीकरण की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्निर्भर हो गए लोग। जब वैश्विक गाँव में पूरा देश संसार तब्दील हो गया, तो कहीं न कहीं एक दूसरे देशों के साथ अंतर संबंध ज़्यादा निर्भर हो गए, उस पर बढ़ गए, मजबूत हो गए और प्रगाढ़ हो गए, निर्भरता बढ़ी, बाज़ार खुला, आना-जाना ज़्यादा हुआ, बाज़ार कंपनियों के लिए खुला, लोगों के लिए मार्केट खुला, पूँजीवादी विकास हुआ, लोगों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार वो विकास किया। वहीं हम यह भी देखते हैं कि पश्चिम के विकसित देश और दक्षिण के जो विकासशील देश थे, दोनों के बीच जो एक खाई थी और यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक जो खाई थी, जो विशिष्ट वर्ग एवं गरीबों की विशाल जनसंख्या के बीच बढ़ता हुआ जो अंतर था और विकासशील देशों में एक तरह का जो जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति थी, तो वह सब भी कहीं न कहीं सबको प्रभावित किया। विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं पर यथार्थवादी विचार नहीं करते हैं, लेकिन इस समस्याओं के कारण यथार्थवादी द्वारा भी प्रतिवादी सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण का कहीं न कहीं पतन हो रहा है और यह पुराना भी पड़ रहा है।
आर्थिक वैश्वीकरण के युग में अंतर्निर्भरता बढ़ी, बहुत अधिक बढ़ी और इसके साथ-साथ जो पराराष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रिया थी, इसकी भी ज़्यादा व्यापकता बढ़ी, इसकी उपस्थिति बढ़ी, इसका महत्व बढ़ा, इसकी प्रासंगिकता बढ़ती दिखती है। पराराष्ट्रीय निकाय के रूप में क्या हुआ? तो पराराष्ट्रीय निकाय के तहत हम लोग विश्व मुद्रा कोष को रख सकते हैं, विश्व बैंक को रख सकते हैं, G7 के देश रख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन को रख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो वित्त का विस्तार करते हैं, जो आपको ऋण देते हैं देश के राष्ट्रीय स्तर पर, जो आप जिससे ऋण लेते हैं और कहीं न कहीं यह विकसित देशों के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि विकसित देशों का बाज़ार उसके बाद खुला, अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण के बाद और यह बाज़ार खुला, एक तरह से बाज़ार खुला और औद्योगिक देश विशेष करके अमेरिका का ज़्यादा हस्तक्षेप, ज़्यादा वर्चस्व डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों में भी रहता है, विश्व व्यापार संगठन में और इसके माध्यम से वे देशों पर दबाव डालते हैं। औद्योगिक सेवा या आर्थिक क्षेत्र को विश्व वित्तीय आर्थिक पात्र के लिए खोल तो देता है, लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिक संप्रभुता का दायरा सीमित हो जाता है, आर्थिक संप्रभुता गिरवी पड़ जाती है, आर्थिक नीति आपको उसकी नीति के अनुकूल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर आर्थिक वर्चस्व जैसी बातें हो जाती है, राजनीतिक कंप हो जाता है, सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली देश को जब आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं कि किसकी ज़्यादा चली और ज़्यादा वर्चस्व कार्य स्थिति में कौन रह सकता है और यही कारण रहा कि 1990 के दशक में तो कई देशों का पतन भी हो गया। हालाँकि हम भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में कहें तो ये 1990 के बाद भी पहले की तरह यह उभरती चली गई, विकसित होती चली गई, अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थागत ढाँचों में यह चली, उसके अनुकूल तो चली लेकिन फँसी नहीं, फँसी लेकिन इन सब के बावजूद उनकी नीति तो हम हमें प्रभावित की ही, लेकिन वर्तमान में भी ऐसी बातें आप सुनते होंगे, कहा जाता है कि 1991 में यदि मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति नहीं अपनाई रही होती, तो कहीं अभी ज़्यादा विपन्नता होती, ज़्यादा संकट, आर्थिक संकट देश को होता। तो यहाँ पर कहीं न कहीं भारत को उसके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, G7 देश की नीति के अनुकूल कहीं न कहीं अपने देश की आर्थिक नीति को खोलना पड़ा, बनाना पड़ा और इस तरह से कहीं न कहीं विश्व के शक्तिशाली देश हावी हुए, प्रभावी हुए। हालाँकि अगर हम ये बात करते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान रहेगा, तो क्या भारत महाशक्ति बन सकता है? तो भू अर्थशास्त्र आज ज़्यादा हावी है, भू राजनीतिक परिस्थिति अभी कम हो गई है, गौण हो गई है, इस पर भू अर्थशास्त्र ही हावी हो गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की समृद्धि, रहन-सहन के स्तर से जुड़ी हुई तो होती है, लेकिन जब हम शक्तिशाली देशों की बात करते हैं, तो विशेष करके शंका तब होती है जब प्रति व्यक्ति की आय के मामले में देखें, तो पिछले साल जैसे कि कहा गया कि 190 देशों का जब डाटा देखा गया, तो उसमें भारत की स्थिति 122वें स्थान पर है। हालाँकि जनसंख्या इतनी विशाल है कि जीडीपी 6% साढ़े 6% रहने के बावजूद भी लगता है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी विपन्न है और लेकिन सुखद स्थिति यह है कि आज भी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी वैश्विक स्तर पर 4 बड़े राष्ट्र के बाद भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो यह अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, आर्थिक समृद्धि होना कहीं न कहीं हमें राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से हर एक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को कहीं न कहीं मजबूत करेगी। अंतर्निर्भरता, परस्पर निर्भर यदि हम आज शक्तिशाली देशों के साथ हो भी रहे हैं, अन्य राष्ट्रों के साथ हो भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह आवश्यक है, समय की आवश्यकता है, समय की ज़रूरत के साथ-साथ भारत का भविष्य भी कमज़ोर नहीं दिखता है। कहीं न कहीं यह निरंतर गतिशील अवस्था में ही हमें दिखती है। हालाँकि इस संदर्भ में यथार्थवादी ढाँचा यह भी कहता है कि भारत को बड़ी शक्तियों से मुक्त होने की प्रयास करनी चाहिए। उसके गिरफ्त में नहीं आना चाहिए, उसकी नीति को वरीयता नहीं देना चाहिए और इस अंतर्निर्भर विश्व में महाशक्तियाँ भी हमेशा आपको निर्णायक ढंग से प्रभावित नहीं कर सकती है और ऐसा भी कहा जाता है कि अभी एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका है। और अगर इसके पूर्व की बात करें, शीत युद्ध के दौरान की बात करें, तो वहाँ भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसी शक्तियों का प्रभाव कम दिखा। अमेरिका जैसी देशों ने ज़्यादा
प्रभावित किया। और आज हम जटिल अंतर्निर्भर विश्व की बात करें तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर इसका विस्तार हुआ, बहुध्रुवीयता विश्व की बात हुई, लेकिन इन सबों के साथ साथ कहीं न कहीं अमेरिका का आज वर्चस्व हस्तक्षेप है। यद्यपि कि हम चीन की शक्तियों को कम नहीं आँक सकते, सभी रूस की शक्तियों को कम नहीं आँक सकते। इन सब के बावजूद, इन शक्तियों के सामंजस्य के उदय के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि विश्व की वैश्विक शक्ति की जब बात होती है तो इसमें भारत भी आज उभरती हुई शक्ति, स्थापित होती हुई शक्ति के रूप में दिखता है। और यहाँ पर भारत को भी अपने तमाम अवसर को विवेकपूर्ण तरीके से लुभाना चाहिए, लाभ इससे लेना चाहिए। हालाँकि हम ये देखते हैं कि अभी वर्तमान संदर्भ में ही हम कह सकते हैं कि अगर मोदी की सरकार है, मोदी की विदेश नीति के संदर्भ में कि वो अपने आर्थिक लक्ष्य को, अपनी विदेश नीति को ढाल एक दिया है, पूर्व की नीति को आगे बढ़ाया है। और जिस तरह की बदलते दौर के साथ न केवल हम आज अमेरिका पर निर्भर कर रहे हैं, बल्कि ईस्ट की ओर भी देख रहे हैं लोग, ईस्ट वेस्ट की ओर भी देख रहे हैं। इन सबों के साथ-साथ आसियान देश की बात करें तो वहाँ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, उनसे भी व्यापार की बात हो रही है। और वर्तमान में G20 देशों की बैठक भारत में की गई, यहाँ पर भी भारत ने अपनी जिस शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, यह भी काबिल-ए-तारीफ़ रहा। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में पूरी दुनिया उलझी हुई है। भले ही सीधे रूप से नहीं, लेकिन कहीं न कहीं तेल की बात हो या अन्य संसाधन की बात हो, तो उलझी हुई तो अवश्य है, प्रभावित होती हुई तो अवश्य है। इन सब के बावजूद भारत अभी भी अपनी कूटनीतिक क्षमता का लाभ लेते हुए, उससे अभी भी भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सँभाले हुए है कि ऐसी बातें नहीं है कि हम सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अपनी विदेश नीति कहीं न कहीं यथार्थवादी तरीके से, नव यथार्थवादी तरीके से विदेश नीति के नियामकों ने इसे प्रस्तुत करने में, इसे क्रियान्वित करने में सफलता अवश्य पाई है। हम यह भी देखते हैं कि भारत के यथार्थवादियों ने चीन को विश्व संभावित दिनों में बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं और महाशक्ति के रूप में इसे उभरते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। और सलाह तो यह भी दी जाती है कि भारत को चीन के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए, आर्थिक गठबंधन करके लाभ उठाना चाहिए। व्यावहारिक तरीके से दोनों देशों के बीच यदि कुछ सीमा विवाद ऐसी स्थिति है तो इसे सुलझाना चाहिए। और इस तरह की भौगोलिक निकटता आपको प्राकृतिक तौर पर प्रतिद्वंद्विता के संबंध में उत्पन्न करती है। और यहाँ पर विदेश नीति की बात हो या सीमा व्यापार की बात हो, अगर दोनों देशों के बीच संयुक्त उत्पादन व्यवस्था जैसी बातें होती है, परस्पर सौहार्द की बातें होती है, तो यह भू अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह ज़्यादा प्राकृतिक होगी, ज़्यादा सही होगी। और हम इस बात को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी रखकर देख सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो अमेरिका भी यहाँ पर सोचेगा कि यह दक्षिण एशिया के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उसे चुनौती मिल सकती है। लेकिन कई एक तरह की बातें होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक अंतर्निर्भर होते हुए भी इतनी जटिल अंतर्निर्भरता के संदर्भ में दिखती है कि जो बात सहजता से हम अनुमान लगा सकते हैं वही सही होती है, वही सही होगी, ऐसी बातें हमेशा नहीं होती है। हालाँकि जिस तरह की क्षेत्रीय स्तर पर भारत अग्रणीय स्थान में है, एक तरह से नेतृत्व करता हुआ प्रतीत होता है, वहीं कुछ आलोचकों ने अपनी बातें कही है इस संदर्भ में। और उनका कहना है कि इस क्षेत्रीय अग्रणीय स्थिति के कारण कई तरह की समस्याओं को जन्म मिलता है, जन्म हुआ है। और इसके स्थान पर वो कहते हैं कि विदेश नीति के संदर्भ में दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग पर बल देना चाहिए। इस संदर्भ में विशेष करके कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, उसको बराबरी हो, वो आगे आवे, उनके साथ रिश्तों में अच्छा संबंध बने, रिश्तों में संबंध में बदलाव आवे, कटुता नहीं रहे, वैमनस्यता नहीं रहे, प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बने। और कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ शांति अभियान शुरू करना चाहिए, विश्वास निर्माण करना चाहिए। परमाणु संबंधी बात हो या पारस्परिक संबंधी कोई भी बात हो, तो इसमें सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। नागरिक समाज का एक-दूसरे के साथ अधिकतम मिलने-जुलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे दोनों देशों में विशेषकर दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। इससे
सबों को लाभ होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि सार्क है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, वहाँ पर आर्थिक संगठनों की बात होती है। एपेक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सम्मेलन की बात होती है, या इस तरह की दक्षिण अमेरिका समान बाजार है, यहाँ पर आर्थिक कूटनीति को से लाभ लेने की बात कही जाती है। और भारत को भविष्य में क्षेत्रीय प्रमुखता के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग दक्षिण एशिया में एक राजनीतिक समुदाय के गठन के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अन्य बाहरी शक्ति इससे दूर रह सकेंगे, और एक जटिल दक्षिण एशिया केंद्रित नीति जब होगी तभी अंतर्राज्य संबंध अस्थायी रूप से बनेगा, और कोई भी मुद्दा हो या शांति से इसके समाधान की दिशा में प्रयत्न उठाया जाएगा। और हालाँकि इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत सरकार की आलोचना भले ही कर दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने क्रमशः अपनी नीति को, विदेश मंत्रालय ने अपनी नीति को इस हद तक प्रगाढ़ किया है, मजबूत किया है कि आज कश्मीर की समस्या को एक हद तक शांत कर दिया है। अलगाववाद जैसे मुद्दे को शांत कर दिया गया है। सीमा पर आतंकवाद जैसे मुद्दे को शांत कर दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को शांत कर दिया है। हालाँकि शरणार्थी की समस्या भी बनी हुई है। श्रीलंका में तमिल समस्या भी पूर्णतः समाधान नहीं हुआ है, तो पूर्णतः समस्या बनी हुई भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कुल मिला-जुला कर विदेश नीति के जो कर्णधार हैं, वे भी एक सही राह ही चल रहे हैं। आलोचनाओं के बावजूद, यथार्थवादियों की आलोचना के बावजूद उन्होंने अपनी विदेश नीति के माध्यम से भारत की स्थिति को मजबूत ही किया है, और क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसे कोई कार्य नहीं हुए जिससे कि उन्हें लगे कि भारत एक बड़े भाई के रूप में किसी का शोषण कर रहा है, किसी पर दबदबा स्थापित कर रहा है। भारत ने कभी ऐसी भूमिका अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया है। हालाँकि हम यह कह सकते हैं कि अंतर्निर्भरता जब बढ़ती है तो यह कहीं न कहीं एक तरह की व्यावहारिकता होती है, और आज के परिवेश में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यह देखते हैं कि विदेश नीति में विदेश मंत्रियों का योगदान ज़्यादा रहता है, लेकिन आज आर्थिक नीतियों के बढ़ते दौर में वित्त मंत्री का योगदान ज़्यादा बढ़ जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में भारतीय दूतावासों का सहूलियत प्रदान करने के लिए मात्र रह गया है, और आर्थिक नीति ज़्यादा प्रबल रूप से प्रभावी हुई है। उसी तरह घरेलू क्षेत्रों में भी विदेश नीति का प्रभाव और निगम क्षेत्र की भूमिका ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है। आज आप देखते होंगे कंपनियों का शासन, कंपनियों की नीति एक हद तक सरकार भी मानने के लिए विवश जैसी स्थिति में दिखती है। हालाँकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि युद्ध जैसी नीति में वे कितनी भूमिका अपनाते, किस भूमिका में रहते हैं, लेकिन सरकार, हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार नीति का निर्माण अवश्य करती दिखती है, परंतु कहीं न कहीं निगम का दबाव उस पर काफ़ी रहता है, उसका भी प्रभाव रहता है, वह उसकी भी नीति क्रियान्वित की जाती है। हालाँकि हम यह कह सकते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक तरह के परिवर्तन की बात को स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत की नीति यह प्रकट हुई है, दिखी है कि वैश्वीकरण की तरफ बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे बढ़ जाना है। 50% मान के चलता है कि हमें बढ़ना है, और वहीं यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा के जो परंपरागत राजनीतिक सैन्य आयाम रहे हैं, भारत ने उसको भी नहीं छोड़ा है। भारत ने एक संतुलित नीति अपनाते हुए, दोनों को अपनाते हुए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया है। अपनी अंतर्निर्भरता जैसी परिस्थिति के बावजूद, एक तरह से जटिल अंतर्निर्भर स्थिति के बावजूद, कई देशों के साथ मधुर संबंध के बावजूद भारत ने अपनी पारंपरिक नीति का भी त्याग नहीं किया है। आज भारत इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, दोनों को एक ही नज़र से देखता है, दोनों को मान्यता देता है। रूस यूक्रेन हो तो वहाँ पर भारत दोनों को मान्यता देता है, और दोनों से लाभ लेने की स्थिति में होता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अंतर्निर्भरता की आज की स्थिति भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं में स्वाभाविक रूप से संबंध रखती है, और इस दौर में भी भारत ने अपनी विदेश नीति को गतिशील बनाकर रखने में कामयाबी हासिल की है।
भारतीय विदेश नीति और नई विश्व व्यवस्था। हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि धनी एवं कोई गरीब देश हो या कोई कमजोर देश, दूसरी ओर शक्तिशाली देश, दोनों के बीच आज वैश्वीकरण के दौर में, नई विश्व व्यवस्था के दौर में अंतर्निर्भरता बढ़ी है। लेकिन ऐसी अंतर्निर्भरता सामान्य संबंध को जन्म नहीं देती है, कहीं न कहीं विषमता का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि गरीब एवं कमजोर वर्ग के ऊपर धनी एवं शक्तिशाली देश आ गया है। और यहाँ पर वैश्वीकरण के संदर्भ में एक पहलू यह भी है, यहाँ पर नीति निर्माण का केंद्र जो राष्ट्रीय स्तर पर होता था, छोटे और गरीब और कमजोर राष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता का नियंत्रण कहीं न कहीं स्थानांतरित होता प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वायत्तता घटती जा रही है, नीति निर्माण की शक्ति में ह्रास आ रहा है और ऐसे सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नीतियां बनाने के क्षेत्र हो, निवेश से क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर होता यह है कि वैश्वीकरण के क्षेत्र में सिर्फ आर्थिक नीति ही नहीं थोपी जाती है, लादी जाती है, बल्कि उसके अनुरूप निवेश हो, उसके अनुरूप नीति बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और प्रौद्योगिकी आयात करना हो या विदेशी ऋण लेना हो, वह सब कुछ तो आती है, लेकिन इस ऋण, इस कर्जे के साथ साथ उनकी शर्तें भी आती है जिसे मानना पड़ता है और इसको मानने के बाद सिर्फ किसी भी राष्ट्र के न सिर्फ आर्थिक पहलू प्रभावित होता है बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तहस नहस होता है, उसको क्षति पहुंचती है, उसमें बदलाव आता है। उसमें यह अलग बात है, कभी कभी लगता है कि हम उस पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बदलाव होता है और कुछ ह्रास भी होता है और इन सब के बीच जो रची बसी मानसिकता के साथ सामाजिकता चली आ रही होती है, वहां पर सरकार ऐसी दिखती है मानो वह सरकार शक्तिहीन हो गई हो, कभी कभी लोकप्रिय हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह असंवैधानिक बन गया है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक सामाजिक सामंजस्य एवं अस्थायित्व के लिए भी यह खतरनाक होता है। आंतरिक तरीके से सर्वसम्मति होना या लोकतांत्रिक परिवेश में विचारधारा या पसंद को वरीयता की बात होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमों को अपनाना आपकी मजबूरी हो जाती है और लोगों में आत्मविश्वास तथा आत्मज्ञान का भी ह्रास होता प्रतीत होता है। इन सब कारणों से कहीं न कहीं कटुता जन्म लेता है, असंतोष जन्म लेता है, वैमनस्यता जन्म लेता है, उग्र राष्ट्रीयता कभी-कभी जन्म लेता है और एक ओर जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर एक घटक रूढ़िवाद की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। और यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अमेरिका के साथ-साथ अन्य बड़ी शक्तियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग न केवल आर्थिक रूप से उस ओर अग्रसर है, उसकी नीति को मानने के लिए बाध्य हैं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक लहर भी हम लोग को परेशान कर रही है या उससे हम लोग जूझ रहे हैं या उसे हम लोग अपना रहे हैं। आप देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति भी आज हमारी सांस्कृतिक सामाजिक घटक में कितनी आसानी से घुल मिल रही है और 1991 के बाद से जब से हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया तब से ये चीज़ विशेष आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। उसके पहले भारतीयता ज़्यादा थी, आज पश्चिमीकरण की सांस्कृतिक अवधारणा लोगों में ज़्यादा होती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का हस्तक्षेप तो बढ़ता ही है। उससे कर्ज लेकर एक और हम लोग अपनी नीति बनाते हैं, हम लोग को लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इन सबों के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक पहलू भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है। यह अलग बात है कि एक धरा इसे विकसित मानता है कि हम विकसित ओर बढ़ रहे हैं, तो एक धरा मानता है कि नहीं, हमारी पूर्व की व्यवस्था ही ठीक थी। हम ये जानते हैं कि नई प्राधान्य विश्व व्यवस्था में सर्वप्रमुख उभरती हुई बातें हैं वैश्वीकरण और आज इससे कोई बच नहीं सकता, कोई विमुख भी नहीं हो सकता। हालांकि इसका नेतृत्व, इस वैश्वीकरण का नेतृत्व कहीं न कहीं अमेरिका कर रहा है, पश्चिमी देश कर रहा है और अमेरिका सहित पश्चिमी देश की नीति कहीं न कहीं भारत के ऊपर अपनी नीति को थोप रहे हैं, न केवल भारत के ऊपर बल्कि दक्षिण की दुनिया के ऊपर, कमजोर राष्ट्रों के ऊपर, विकासशील राष्ट्रों के ऊपर, गरीब राष्ट्रों के ऊपर, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के ऊपर और इन सब का
एक महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ है भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में कि जो हमारे नेहरू की नीति थी, नेहरूवादी दृष्टिकोण था, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम था, एक पिलर था, एक स्तंभ था नेहरू की नीति, वह कहीं न कहीं इस नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खत्म होते जा रहा है, वो संकीर्ण होते जा रहा है, वह संकुचित होते जा रहा है। भारत ने दुनिया को गुटनिरपेक्षता की नीति से अवगत कराया, जिन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ की गुटों से न केवल स्वयं को दूर रखा बल्कि अपनी नई नीति को अपनाया, अपनी नई स्वतंत्रता के साथ जिस तरह की नई नीति को अपनाया, विश्व जनमत को अपने पक्ष में रखा, यह कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आज गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में, उनकी स्वायत्तता में, उनके नैतिक दृष्टिकोण में, इस आधुनिक वैश्वीकरण को अपनाने के बाद कहीं न कहीं वह फैल नज़र आ रहा है, वह सफल नज़र आ रहा है। आज अमेरिकी नेतृत्व विश्व व्यवस्था के सिद्धांत ने दक्षिण के देशों की राष्ट्र राज्य की धारणा को ही कहीं न कहीं खतरे में डाल दिया है। कई राज्यों का तो विघटन हो गया और कई दूसरे राज्यों में जनता की रक्षा एवं कल्याण के नाम पर वहां हस्तक्षेप की बातें आप देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था ने जो स्वतंत्र विदेश नीति वर्षों के बाद तय की थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वह सबको कहीं न कहीं संकट में डाल दिया है। और आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस नई विश्व व्यवस्था से भारत को खतरा है। भारत को अभी भी चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय लक्ष्य आकांक्षा को अपने ढंग से पूरा करे। नहीं तो अमेरिका की नीति, संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि उनकी बातों पर चलती है, उनकी शर्तों को मानने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और हालांकि 1991 के बाद हम यह भी देखते हैं कि विश्व व्यापार से, विश्व बैंक से हमने कर्ज लिया, भूमंडलीकरण की नीति अपनाई, लेकिन कि यह नीति किसकी थी? ये कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नीति है, लेकिन वहां पर उस विश्व बैंक में, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में दबदबा किसका चलता है? उसी का चलता है जो ज्यादा वहां पर निवेश करता है, ज्यादा जिसका इन्वेस्ट होता है। और जाहिर है कि अमेरिका का इन्वेस्ट ज्यादा है, उनकी नीति वहां पर ज्यादा चलती है। और 1991 में आप देखते हैं कि 1991 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे। एक और सोवियत संघ का पतन हुआ तो दूसरी ओर अमेरिका भारत के संबंध भी सुधरे। उसके पहले तो नहीं था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत ने अपने दरवाजे विश्व व्यवस्था के लिए खोल दिए, वैश्वीकरण के लिए खोल दिए, और ऐसा करना कहीं न कहीं अमेरिका की नीति को स्वीकारना था। जाहिर है किसी भी चीज को अगर हम अपनाते हैं तो इसके परिणाम सिर्फ एक ही नहीं होते हैं, बल्कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण के अंतर्गत 2.5 गुटनिरपेक्षता एवं नेहरूवादी सर्वसम्मत देखते हैं। हम देखते हैं कि नेहरू के समय में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, जब आजादी के बाद का शासनकाल आया तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ गुटनिरपेक्षता का दृष्टिकोण था। और विश्व का दृष्टिकोण गुटनिरपेक्षता के काल में जितना सुंदर रहा, जितना सशक्त रहा, जितना समृद्ध रहा, जितनी नैतिकता, जितनी मानक के सहारे रही, उतना बाद में नहीं रह सका। हम देखते हैं वो एक तरह से हमारा स्वर्ण काल जैसा था। और 1950 के दशक या 60 के दशक में यह ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर 70 के दशक के बाद विदेश नीति का लक्ष्य कहीं न कहीं बदलता नजर आने लगा। और ये ऐसा तब हुआ जब नेहरू का पतन हो गया। नेहरू की नीति का क्रमशः पतन होते जा रहा था। और भारतीय संदर्भ में देखें तो नेहरू ने उच्च नैतिकता के पालन करना चाहा। उच्च नैतिकता का पालन करने के साथ साथ गुटनिरपेक्षता इसलिए अपनाई क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता का रक्षा करना चाहता था, आर्थिक विकास पर बल देना चाहता था। इन सबों के साथ साथ किसी गुट में रहना नहीं चाहता था, किसी का ठप्पा नहीं लगाना चाहता था कि हम पूंजीवादी देशों के साथ हैं अथवा साम्यवादी देशों के साथ हैं। और यही कारण रहा कि भारतीय विदेश नीति ने उच्च नैतिकता का पालन किया। हालांकि यह उच्च नैतिकता 1962 के चीनी आक्रमण के समय तार तार होती चली गई। चीनी आक्रमण ने भारतीय गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया। क्योंकि भारतीय नेताओं ने भारत की सुरक्षा करने में कहीं न कहीं वो सफलता को गले लगाया था। और यह वो सफलता भारतीय विदेश नीति को एक नया
मोड़ देता है। उसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने भी यथार्थवादी बातों को समझा और गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी, तटस्थ रहते हुए भी अपनी नीति में चेंजिंग लाया, बदलाव लाया और अपनी इस नैतिकता की महत्वाकांक्षा को बदला। हालांकि यह अलग बात है, गुटनिरपेक्षता की काफी महत्व है, तृतीय विश्व की दुनिया में इसका महत्व है, लेकिन भारतीय विदेश नीति को कहीं न कहीं एक जोरदार धक्का दिया था और भारत की शांति प्रियता को धक्का दिया था, इसको कुठाराघात हुआ था। आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभिक काल में विश्व के तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्ष देश बनाया था और यह गुटनिरपेक्षता विशेष करके दो महाशक्तियां जो उस समय थी, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के प्रति अपनी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में था, दोनों के गुटों में जाने से बचने के परिप्रेक्ष्य में था और यह गुटनिरपेक्षता दोनों महाशक्तियों की राजनीति से दूर रहने एवं अपनी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम रखने के लिए था और यह शेष जितनी भी तीसरी दुनिया थे उनमें आपसी सहयोग करने के लिए था और यह गुटनिरपेक्षता एक तरह से कहें तो अपनी नीतियां बनाने के संदर्भ में स्वतंत्रता का बोध कराता है कि हम किसी के दबाव में अपनी नीति नहीं बनाएंगे, किसी गुट में हम नहीं रहेंगे, वहीं इतना दोनों से दूरी बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग को प्रोत्साहन देते रहेंगे। मूलतः एक विद्वान हुए पीडी कौशिक, उन्होंने भी कहा कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ आप ओ संलग्नता से लगा सकते हैं कि हम किसी भी महाशक्ति के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और उस समय गुटनिरपेक्षता आंदोलन में जो है नेहरू, भारत की तरफ से नेहरू थे, मिस्र के नासिर थे, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो थे, इंडोनेशिया से सुकर्नो थे, घाना से एनक्रोमा थे। इन लोगों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया और भारत ने शांति प्रियता की मकसद से इसे आगे बढ़ाया। वहीं नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में यह महसूस किया कि दो बातें होती है, एक शक्ति की राजनीति, दूसरा बल प्रयोग का भय। और यही शक्ति की राजनीति और बल प्रयोग का भय ने प्रथम विश्व युद्ध को अंजाम दिया था। उसके बाद दुनिया राष्ट्रसंघ के माध्यम से शांति कायम करने की चाहा भी, लेकिन राष्ट्रसंघ स्वयं विफल हो गया। राष्ट्रसंघ ही विफल नहीं हो गया, फांसीवाद का उदय हुआ, गुटबाजी का दौर चलते रहा और वह फिर 25 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दुनिया ने देखा कि किस तरह फिर तबाही का मंजर चला। और नेहरू को इस बात का ज्ञान था कि अमेरिका या सोवियत संघ के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बीच भी कहीं न कहीं शक्ति का प्रदर्शन है और भारत चाहे जो हो जाए इस शक्ति के प्रदर्शन के बीच जूझेगा नहीं, इसमें झूलेगा नहीं, इसमें फंसेगा नहीं। और हमारा उस समय बहुत ज़्यादा दिन की स्वतंत्रता नहीं थी और अपना शासन व्यवस्था था। इस सब संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि भारतीय आज़ादी मिली, वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं थी कि हमें, बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक सभ्यता, भारतीय सभ्यता का भी एक तरह से पुनर्योदय हो रहा था और क्योंकि शासन केंद्र अपने हाथ में था। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी भी एक प्रमुख हस्ताक्षर थे, गांधी जी का गहरा प्रभाव था और इस शक्ति की राजनीति में गांधी जी के नेतृत्व को, गांधी जी के विचारों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था और यहाँ पर उनके आदर्शों, सिद्धांतों को भी हमें अपनाना था। इन सब परिप्रेक्ष्य में हम नैतिकता को नहीं त्याग सकते थे। गांधीवादी नैतिकता हो या सामाजिक लोकतांत्रिक आवश्यकता की बात हो, हर एक लोगों की आकांक्षा की बात हो, तो यहाँ पर इन सब बातों के मद्देनजर भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता, दोनों की अहिंसात्मक नीति का वर्णन नेहरू ने किया। इन सबों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेहरू पर आदर्शवादी का ठप्पा लगता है। इसीलिए आदर्शवादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सब चीज आदर्श के नजरिए से देखा, नैतिकता के नजरिए से देखा और भारतीय विदेश नीति को आदर्शों पर आधारित करना चाहा।
आप देखते हैं कि पंचशील सिद्धांत में किस तरह शांति और सह-अस्तित्व की बात स्वीकारी जाती है, एक-दूसरे पर विश्वास की बात कही जाती है। लेकिन वहीं कुछ विद्वान उन्हें यथार्थवादी भी कहते हैं। यथार्थवादी इस मायने में कि क्या होना चाहिए, अगर इस संदर्भ को हम विश्लेषित करें, तो हम यह कह सकते हैं कि उस समय अगर भारत के पास ज़्यादा कुछ करने की संसाधन भी नहीं थे, ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में भी भारत नहीं थे और इससे ज़्यादा करने की स्थिति अगर गुटनिरपेक्षता को नहीं अपनाते, तो इसका मतलब है किसी न किसी गुट में वे जाते और गुट में जाने का मतलब था कि एक अपनी स्वतंत्र नीति पर का कहीं न कहीं तिलांजलि दे देना, इसे छोड़ देना और वहीं भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति दुनिया के सामने लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति की राजनीति का निवारण किए और यह गुटनिरपेक्षता की नीति भी कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वे एक सशक्त हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने यह कहा था कि संसार जानता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत कभी भी आक्रमणकारी जैसा देश नहीं रहा, साम्राज्यवादी जैसा नहीं रहा और हर हमेशा मित्रता और सद्भावना का परिचय देते रहा और यही चीज़ भारत ने हर हमेशा किया। ये अलग बात है कि वे ठगे चले गए पंचशील जैसे सिद्धांतों का, उनकी मित्रता का, उनकी सद्भावना का चीन जैसे देशों ने प्रतिकार किया, उसके विरुद्ध उन्होंने भारत की नीति को विश्वासघात में ला दिया और यही कारण है कि भारत में कुछ लोग नेहरू पर प्रश्न उठाते हैं कि वो यथार्थवादी नहीं बन सके और उनके मृत्यु के बाद 1962 के बाद भारत ज़्यादा यथार्थवादी बना। उन्हें लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए और नहीं तो भारतीय जो सेना कह रहे थे, जो खुफिया एजेंसी कह रहे थे, उसकी बातों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया था। हालांकि बात सहमति की, असहमति की हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि नेहरू ने भी कहा था कि हम तटस्थता में विश्वास रखते हैं और चीन अगर कर रहा है ऐसा तो विश्व चेतना का कहीं न कहीं वो अपमान कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है और नेहरू ने कहा था कि हमें विस्तारवादी चुनौती मिल रही है और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ मेरे लिए है, ये अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के लिए है। यह उस परंपरा का खुलेआम उल्लंघन है जो कि हमने कभी किया ही नहीं। और उसके बाद नेहरू की नीति, भारत की नीति आप जानते हैं कि यथार्थवादी ज़्यादा बनी और युद्ध के मद्देनज़र तैयारी जारी रखी और जैसा कि एक बात भी है, शांति के लिए आपको युद्ध के लिए आपको हमेशा युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। युद्ध नहीं करने के लिए युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है और तभी शांति आती है। एक मत मान्यता ऐसी भी देखी जाती है। भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कहीं न कहीं उनका उद्देश्य था और वे ये सोचते थे नेहरू कि संप्रभु राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक इकाई है और इन्होंने इस संप्रभु राष्ट्र राज्य को विदेश नीति के संदर्भ में देखा और वे ये समझते थे कि जो संघर्ष है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष की स्थिति है, वह शक्ति पर आधारित है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राज्य को प्रोत्साहित करने वाली बात होगी। आदर्शवाद एवं कठोर राष्ट्रीय हित का मिश्रण उनके विदेश नीति में दिखता है। हम यह कह सकते हैं कि कई मामलों में आप देख सकते हैं, जैसे गुटनिरपेक्षता एक संकट की, उस समय जो संकट जैसी व्यवस्था थी उसकी एक प्रतिक्रिया स्वरूप थी और संकट यह थी कि आप दोनों महाशक्तियों में से किधर जाते हैं। लोग देश के लिए विकल्प कम थे, ऐसे में जिनके पास परमाणु हथियार थे वे कमजोर राष्ट्रों को अपने अधीन में करना चाहते, अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और इस प्रकार महाशक्तियों की यह प्रतिस्पर्धा न केवल पश्चिमी देशों में थी बल्कि पश्चिमी से बाहर एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, अन्य जगह भी आने लगी थी। विकासशील देश भी इसके दायरे में आने लगे थे और जिसका दुष्परिणाम यह होने चला था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संकट में दिखने लगा था। हम यह भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध की व्यापकता बढ़ती जा रही थी और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक समाज, जो लोकप्रिय व्यवस्था थी, जो लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय समाज का जो जरूरत था वह नहीं था, उसका निरंतर पतन होते जा रहा था और गुटनिरपेक्षता ऐसी परिस्थिति में एक सैद्धांतिक कदम के साथ साथ व्यवहारिक और दूरदर्शी कदम जैसी दिखी और यह राजनीति द्वारा तेजी से जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा था
वहाँ पर उसका लोक स्थान के विरुद्ध स्वायत्तता के लिए स्थान का विस्तार एक तरह से नेहरू करना चाहते थे। और हम इस संदर्भ में अगर देखें तो नेहरू न सिर्फ आदर्शवादी थे बल्कि वे यथार्थवादी रूप में भी नजर आते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दिशा को दशा को पहचान लिया था कि भविष्य क्या हो सकता है, भारत हो या अन्य संघर्षरत कोई अन्य उपनिवेश हो। और भारत ने हमेशा इस ध्रुवीयता के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों को भी प्रेरित किया कि इस किसी भी खेमे में आप जाने से बचें, और इसका वे विकल्प भी दिए। जब चीनी युद्ध में विशेष करके भारत की करारी हार हो गई थी, चीनी इरादों को भारत सरकार समझ नहीं पाई थी और आलोचकों को एक बल मिल गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को नेहरू महत्व नहीं दे रहे हैं। और इनसे विपक्षी सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि युद्ध हारने की स्थिति में हो गए। जो सैनिकों को जो सामान मुहैया कराए जाने चाहिए थे वे नहीं दिए गए। नेहरू की इस नीति का विरोध करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो राज्यसभा में कहा था, उनकी आलोचना करते हुए कहे थे कि 8 सितंबर को चीनियों ने पहला हमला किया था, उसके बाद 8 सितंबर के बाद छोटा हमला था, उसके बाद 20 अक्टूबर को बड़ा आक्रमण किया गया। लेकिन इन दिनों में भी अपने आप को बचाने के लिए, देश को सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। और नेफा में पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री जी को अगर पता था तो उन्होंने विदेश यात्रा क्यों किया? हवाई अड्डे पर भी यह नहीं कहा कि सेना को चीनियों को देश की भूमि से बाहर खदेड़ने का आदेश देना चाहिए था। पर नेहरू ने देश को अंधेरे में क्यों रखा? चीनी इरादों को समझ पाने में नेहरू क्यों असमर्थ रहे? गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता कोई पूजा की वस्तु नहीं हो सकती है, वह एक नीति है। गुटनिरपेक्षता वो एक सिद्धांत नहीं है, और नीति अगर देश के हित में है तो हम उसे जाहिर है अपनाएंगे, और जिस दिन वह नीति देश के खिलाफ चली जाएगी तो हम उसे पुराने कपड़े को तो उतार कर फेंक देंगे। देश सबसे पहले है, देश के बाद नीतियां आती है, और नीति देश के लिए बनाई जाती है, देश नीति के लिए नहीं बनाई जाती है। नीति देश के लिए बनती है, देश नीतियों के लिए नहीं बनते। ऐसे में यह कौन सी नीति, जब राष्ट्र हमारा पराजय का सामना करने को विवश हो जाता है? वहीं इसके जवाब में नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्षता की संदर्भ में, अपने विदेश नीति के संदर्भ में कहा कि हम चाहते हैं, यह संघर्ष काफी लंबा हो गया, लेकिन हम भी आक्रमणकारियों को खदेड़ने का वचन देते हैं। और उन्होंने साथ साथ यह कहा कि इस पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग शांति प्रिय हैं, और सदैव शांति प्रिय तरीकों से कोई भी कार्य करने का काम किया है। हम स्वेच्छा से युद्ध में संलग्न नहीं हुए। ऐसे में चीन की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति का चुनौती हम डट कर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा कानून का खुलेआम चीन उल्लंघन कर रहा है, तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि एशिया के लिए, दुनिया के लिए यह चीन गलत कर रहा है। चीनी की कार्रवाई विश्व चेतना का अपमान है। उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नीति में विश्वास करते रहे हैं, और उन्होंने यह भी दोहराया, नेहरू ने, हमारा विश्वास है, हमारा सही नीति है, और हमारा सैनिक प्रयोजन सही है। मेरे विचार में मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी उपाय करने होंगे हम करेंगे। नेहरू ने देश को ऐसा नहीं है कि डुबो कर रख दिया। हाँ, चीनी आक्रमण के बाद, थोड़ी सी उनकी पराजय के बाद नेहरू की नीति की आलोचना अवश्य की जाती है, और यहाँ पर नेहरू समर्थक, गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को जो समर्थक है वे कहते हैं कि विदेश नीति के निर्माण पर, यद्यपि गुटनिरपेक्षता में हम लोग संलग्न हैं, इसके बावजूद विदेश नीति के संदर्भ में तो स्वायत्त बने हुए हैं। शीत युद्ध के प्रसार को रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को हल किया गया है, और भारत पाकिस्तान संदर्भ में हमने देखा गुटनिरपेक्षता आदर्शवाद से कहीं आगे बढ़कर थी। गुटनिरपेक्षता ने पश्चिम के देश की तरफ से जो अवसर मिले उसे भारत ने दूर कर दिया, और भारत के विरुद्ध, यद्यपि कि जब चीन का आक्रमण था उस समय, तो उसके पहले तक चीन और सोवियत दोनों दूरी था, दोनों में दोस्ती थी। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि कश्मीर के मसले पर भारत एवं पाकिस्तान के
रिश्ते को टच नहीं करते हैं। और जबकि पाकिस्तान पश्चिमी गठबंधन का सदस्य था और चीन द्वारा भारतीय सुरक्षा की चुनौती का भी सामना नेहरू ने इसी कूटनीति से किया। भारत ने पंचशील का सिद्धांत दिया, हिंदी चीन भाई भाई का नारा दिया। इसके बाद जब ख्रुश्चेव का समय हम देखते हैं कि सोवियत संघ से भारत ने निकट का संबंध अपनाया गया। स्वाभाविक मित्र भारत ने कहा सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाने के बावजूद चीन से यद्यपि कि भारत हार गया था, लेकिन फिर भी भारत को सफल कुशल कूटनीति पर ही विश्वास रहा और करना पड़ा। ऐसा इसलिए कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिखे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को शक्ति की राजनीति से भी दूर रखा जाए। नेहरू के कार्यकाल में यही इसकी विदेश नीति की प्रमुख बातें रही कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति को ही पैमाना नहीं बना लिया जाए, दोनों ध्रुवीय दोनों महाशक्ति से कैसे दूर रखा जाए। हालांकि वर्तमान संदर्भ में देखें, बदलते हुए परिवेश में देखें तो नेहरूवादी जो सहमति थी उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। और यह कहा जाता है कि आज सैन्य बल तो महत्वपूर्ण नहीं है ही, सैन्य बल से ज्यादा कुशल कूटनीति की आज ज्यादा जरूरत होती है। और वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें तो सैन्य क्षमता के साथ साथ सफल कूटनीति ही हमारी वैदेशिक नीति का महत्वपूर्ण आधार है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी सैन्य कूटनीति, अपनी राजनीतिक कूटनीति पर ज्यादा बल दिया जा रहा है और भारत इस संदर्भ में अभी समर्थ सशक्त स्थिति में दिखती है। और यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नेहरूवादी सहमति सिद्ध का सिद्धांत जो था वो पुराना पड़ चुका है, उसका परित्याग कर दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो संबंध निर्वाह किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं इससे हम पूर्णतः इनकार नहीं कर सकते। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नेहरू नीति हो या गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, आज अपनी जो कार्य करने की इन्हें आज़ादी थी, स्वायत्तता थी, जो संगठन में सामर्थ्य था, वह खत्म हो रहा है। और ऐसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी सामंजस्य, अपनी आंतरिक एकता को खो देने के बाद ज़्यादा आसानी से अपनी प्रासंगिकता ही समाप्त कर ली गई है। हालांकि आज इसकी प्रासंगिकता पर सवाल जरूर उठते हैं। आज भी गुटनिरपेक्ष नीति को विदेश नीति का आधार बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इसका बृहद सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्वरूप भी देखा जाता रहा है और कहीं न कहीं नेहरू के व्यक्तिगत प्रभाव को लोगों ने आज भी स्वीकार किया है। हम ये जानते हैं कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी जागरूक रहते थे, काफी उत्सुक प्रेक्षक के रूप में दिखते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर भी अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। और आप जानते हैं कि नेहरू विदेश मंत्रालय भी देखते थे और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारतीय विदेश नीति का स्पष्ट रेखांकन किया था। और सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राधा कृष्णन, बी के कृष्ण मेनन जैसे बहुत से उनके करीबी मंत्री थे, गोपाल स्वामी अयंगार, BN राव, गिरिजा शंकर वाजपेयी, भारत के प्रथम विदेश सचिव KPS मेनन जैसे कई अधिकारियों से वे सलाह भी लेते रहे। और नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हम देखते हैं कि शुरू में सांस्थानिक एवं संरचनात्मक नीति पर किया तो हम कमजोर ही कह सकते हैं, या उनका उस समय जब नया नया देश था कहीं कहीं अभाव दिखता है। इसके बावजूद भारत के पूर्व विदेश सचिव कहते हैं कि जयंत दीक्षित भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे, वो कहते हैं नेहरू अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते थे, वे राष्ट्रीय महत्व के हित को समझते थे और वे इसी संदर्भ में अपनी नीति एवं विकल्प की परिकल्पना करते थे। विदेश नीति से संबंधित किसी भी पहलू पर कोई नीति या कार्रवाई करते थे और विदेश मंत्रालय में उन्हें सभी नीतियों एवं प्राथमिकताओं पर राष्ट्रीय सहमति कहीं न कहीं एक तरह से प्राप्त थी। उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर लोगों को विश्वास था, मंत्रालय को विश्वास था। वो भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण पक्ष पर मंत्रिपरिषद हो, संसद हो, राजनीतिक दल हो अथवा जनमत की बात क्यों न करें, वो सबसे बड़ी बात थी कि वे इन सबों को साथ लेकर चलने में सक्षम नजर आते हैं। और हम कह सकते हैं कि नेहरूवादी सर्वसम्मत सिद्धांत समय के साथ समाप्त नहीं हुआ है, उनका विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है, उनकी चिंतन क्षमता आज भी वैदेशिक नीति में कहीं न कहीं आधार का काम करती है।